हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 35 तक हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो क्या मान्यता पर आधारित है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज एंड स्कार्स। जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, उसके साथ साथ कि वो लिमिटेड होते हैं, वो सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज एन एग्जांपल ऑफ। जब टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू हो गया, चाहे प्रॉफिट हो गया, इसके बीच में रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 38 है विच एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन सा एस्पेक्ट रिसोर्स एलोकेशन से डील करता है, तो वो है आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजर्स का इकोनॉमिक्स है, और मैनेजर्स क्या करते हैं, जो संसाधन है उनका आवंटन करते हैं, तो इसलिए हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कार्डिनल यूटिलिटी एज्यूम्स। कार्डिनल यूटिलिटी की क्या मान्यता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, यानी कि जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसे नंबर्स के माध्यम से हम लोग दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर यूटिलिटी इन कार्डिनल अप्रोच इज। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल अप्रोच में कौन सी यूनिट को बताया गया है, तो ये बताया गया है यूटिल्स को। आप कमेंट में बताइएगा कि यूटिल वर्ड किसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी की मान्यता में क्या आता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। एक तो था कि पहला जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें एजम्पशन क्या था कि जो यूटिलिटी है कार्डिनल में उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में। दूसरा क्या बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, असर्शन रीजन करके भी दे सकता है, या फिर उसके साथ साथ आपका स्टेटमेंट दे सकता है कि जैसे कई सारी स्टेटमेंट दे दी है, उसमें से पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट कार्डिनल यूटिलिटी के एजम्पशन से के पॉइंट से सही है, तो आपको उसमें से पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। दूसरा ये बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एडिशनल हम लोग बढ़ाते जाएंगे यूनिट, वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन इसमें मानना जाता है कि जो मनी की एमयू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस पे आधारित होती है, तो कार्डिनल यूटिलिटी या एनालिसिस पे आधारित होती है। इसमें दो लॉ दिए गए हैं, एक है आपका गोसेन्स फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है गोसेन का सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपका क्वेश्चन भी दे सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो गोसेन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि सेकंड लॉ बोलते हैं, तो गोसेन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और सेकंड लॉ को बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एज्यूम्स दैट। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब क्या है कि हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं। जो यूटिलिटी है इसमें ये माना जाता है कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में नहीं डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रैंक कर सकते हैं। जैसे आपके कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम उसको रैंकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज एज मोर गुड्स आर कंज्यूम। जैसे जैसे आप वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाते जाते हैं उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच इकोनॉमिस्ट प्रपोज्ड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि कार्डिनल यूटिलिटी की जो यूनिट है यूटिल, ये कमेंट में आप बताइएगा कि इसको ये वर्ड किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 46 है टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। जितने भी यूनिट्स हैं, ऑल यूनिट के कंजप्शन से जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज। मार्जिनल यूटिलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट के बढ़ाने से सेटिस्फैक्शन में जो चेंजेस होते हैं उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट हैपेंस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो। तो अगर आपको फिगर याद हो TU, MU और AU का, तो ये इस तरीके से रहता है। TU टोटल यूटिलिटी, एक होता है आपका MU और एक होता है AU।
AU है और ये MU है। तो अब ये बोला है कि MU आपका 0 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे जब वो पहुंच गया है तो टोटल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ा है? डिक्रीज़ हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, या फिर MU इंक्रीज़ होने लगा है। तो इसके बाद MU क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। लेकिन TU पे क्या प्रभाव पड़ता है कि ये पॉइंट ऑफ सेचुरेशन यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम। क्वेश्चन के वर्ड को हमेशा समझने की कोशिश करिएगा कि जब MU 0 हो जाएगा तो आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो अपने मैक्सिमम पर रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन में आपकी ये पूछ दे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है उसके बाद TU पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बाद जो आपका TU रहता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एट पॉइंट ऑफ सेचुरेशन मार्जिनल यूटिलिटी। जब TU आपके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा, तो MU पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद क्या होगा? जो आपका MU रहेगा वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, लेकिन उस पॉइंट पर क्या होगा? वो 0 हो जाएगा, बिकम्स 0। अभी इसके ऊपर सेम क्वेश्चन था, बस वर्ड्स अलग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज सच दैट। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है? व्हेन TU डिक्लाइंस MU इज नेगेटिव, व्हेन TU फॉल्स MU इंक्रीजेज, व्हेन MU एंड TU राइज टुगेदर, एंड टोटल यूटिलिटी एंड MU इज इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो TU और MU के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? कोई भी कर्व से आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आपके माइंड में हमेशा वो कर्व बन जाना चाहिए कि किसका पूछा है। TU और MU कुछ इस तरीके से रहते हैं और एक आपका AU रहता है। अब ये क्या बोला है कि जब पहला ऑप्शन व्हेन TU डिक्लाइंस MU इज़ नेगेटिव, पहला ही आंसर सही हो गया, क्योंकि जब TU जैसे ही MU आपका नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है TU आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया है? तो ये दिए हैं पेरेटो। इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो हिग्स एंड एलन आते हैं। और उसके साथ साथ अगर पूछ देता है कि इनडिफरेंस कर्व किसने दिया है, तो वो एजवर्थ दिए हैं 1881 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऑर्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड यूजिंग। ऑर्डिनल यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है? तो विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व किसने दिया है? एजवर्थ दिए हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अभी बताया है किसने दिया था? पेरेटो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये क्या बताता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग इंडिफरेंस कर्व को से रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को, और ये बताता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी से क्या रिलेटेड है? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, बजट कॉन्स्टेंट एंड इंडिफरेंस कर्व, और मेजरमेंट इन यूटिल्स। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये किससे रिलेटेड है? कार्डिनल से। जब भी हम लोग MU TU इन सब की बात करेंगे तो वो कार्डिनल यूटिलिटी में यूज़ किया गया है, बल्कि बजट कॉन्स्टेंट एंड इंडिफरेंस कर्व किस में यूज किया गया है? ऑर्डिनल में। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं, जो MU रहता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 टोटल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम्स 0, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट अप्लाई टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस पे अप्लाई नहीं होता है? वाटर हो गए, नेसेसिटीज़ हो गए और लग्जरीज हो गए, इन सब पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे 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 आपको वाटर मिलना हो गया, चाहे लग्जरीज हो गए, चाहे नेसेसिटीज़ हो गए, तो इस पर हम लोग जनरली मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस इज इक्वल फॉर ऑल गुड्स, यानी कि जब हम लोग जितना प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी भी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, हर एक गुड के लिए जब वो इक्वल हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस, तो उस टाइम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल स्पेंड ऑल इनकम ऑन वन गुड, एलोकेट इनकम सच दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस इज इक्वल फॉर ऑल गुड, परचेज गुड विद द लोएस्ट प्राइस, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग टोटल यूटिलिटी। तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अपने इनकम को इस वे में एलोकेट करना है, आवंटन करना है, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट प्राइस इज इक्वल फॉर ऑल गुड। जितने भी गुड्स हैं अवेलेबल हैं जिसका कंजप्शन कंज्यूमर करना चाहता है, मार्जिनल यूटिलिटी उस सबकी बराबर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 60 है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कई सारे नाम हैं, तो उसमें एक है आपका लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक नाम ये होता है लॉ ऑफ कंजप्शन, लॉ ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा भी एक दो नाम और है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी पूछ देता है, चाहे आप किसी अदर एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछ देता है। उसके साथ पूछता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक और नाम क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है इन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इफ MUX इज ग्रेटर देन MUY PY द कंज्यूमर शुड। तो यहाँ पे क्या है कि बोला है कि एक यूनिट जो X है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा क्या है जो Y कमोडिटी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों बराबर नहीं है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, तो जैसे ही वो कंजप्शन ऑफ गुड X बढ़ाएगा, कंजप्शन ऑफ गुड X बढ़ाएगा तो धीरे धीरे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। जब कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, X और Y एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो जिसकी तरफ एरो रहेगा, जिसकी तरफ एरो अगर क्लोज है तो उसके कंजप्शन को जब आप कम कर देंगे और दूसरे कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ा देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो ये किसका एक्सटेंशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 63 है द स्लोप ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व इज डिटरमाइंड बाई। इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, जो उसकी ढाल है, वो किससे डिटरमाइन की जाती है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी कि वस्तु की प्रतिस्थापन दर से। क्वेश्चन नंबर 64 है एन इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ। कॉन्वेक्स क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 65 है द पॉइंट वेयर द बजट लाइन टचेज एन इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स। तो ये क्या बताता है, कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है और जहाँ पे प्राइस लाइन टेंजेंट करती है उसको हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर है। क्वेश्चन नंबर 66 है इफ टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट इट वॉयलेट्स द एजम्पशन ऑफ। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं पॉसिबल है। ये बोलते हैं कि हमारे पास दो अगर इंडिफरेंस कर्व है तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है उससे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रूल वॉयलेट करते हैं ट्रांजिटिविटी एंड मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस का। क्वेश्चन नंबर 67 है अ फ्लैटर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। फ्लैटर इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है, गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट, गुड्स आर अनरिलेटेड और नॉन ऑफ द अबव। तो जब गुड्स क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं तो इसके जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो फ्लैटर बनता है। और अगर क्वेश्चन में आपकी ये पूछ दे कि वो गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं या फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं तो उस टाइम पर इंडिफरेंस कर्व क्या बनता है, तो जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो वो एल शेप का बनता है या फिर राइट एंगल्ड बनता है, और जब वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, वो इस तरीके से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है बजट कांस्टेंट रिप्रेजेंट। जो बजट लाइन होती है वो क्या बताती है, तो वो बताती है कंज्यूमर का इनकम कितना है और प्राइजेज ऑफ गुड्स बताती है। क्वेश्चन नंबर 69 है इफ़ इनकम इंक्रीजेज द बजट लाइन। अब अगर कंज्यूमर की इनकम अभी फ़िलहाल इतनी है और इनकम अभी इंक्रीज़ हो गई है, तो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो शिफ्ट होता है, बजट लाइन शिफ्ट होता है, वो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है यानी कि राइट की तरफ। मूवमेंट ऑफ बजट लाइन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जब इनकम में चेंजेस होंगे तो शिफ्ट होता है, और बाकी अगर प्राइजेस ऑफ गुड्स में चेंजेस होते हैं तो बजट लाइन मूव करती है। 70 क्वेश्चन नंबर है डिमांड कर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। डिमांड कर्व किससे डिराइव करती है, तो वो है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के हेल्प से डिराइव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है परफेक्ट सब्सटीट्यूट रिजल्ट इन इंडिफरेंस कर्व दैट आर। अब बोला है कि इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, अगर गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो उस टाइम पर स्ट्रेट लाइन बनता है, और एल शेप में कब बनेगा या राइट एंगल्ड कब बनेगा, जब आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है जब एक दूसरे के स्थान पर स्थानापन्न वस्तुएं जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब होता है पूरक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 72 है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स रिजल्ट इन इंडिफरेंस कर्व दैट्स आर। तो ये क्या करते हैं, एल शेप या राइट एंगल शेप का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है द टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, बिकम्स लीनियर, डज नॉट चेंज विद कंजप्शन। तो जो टी यू होता है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, जैसे जैसे आप एम यू को बढ़ाते जाते हैं यानी कि कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं तो जो एम यू होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, और एम यू को ही ऐड करके टी यू बनता है, इसलिए जो टी यू रहता है वो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट रहता है।
क्वेश्चन नंबर 74 है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी विल। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है कि अगर MU पॉजिटिव है लेकिन वो डिक्लाइन कर रहा है तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, तो वो क्या करेगी, इंक्रीजेज बट एट डिमिनिशिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन कार्डिनल यूटिलिटी इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव तो कंज्यूमर शुड स्टॉप कंज्यूमिंग द गुड एंटायरली, उसे स्टॉप कर देना चाहिए कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर रैंक्ड बेस्ड ऑन। ऑर्डिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस किसके बेस्ड पर रैंक किए जाते हैं, प्राइस के बेस्ड पर, नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कार्डिनल हो गया चाहे ऑर्डिनल हो गया, हमेशा किसको ध्यान में रखा जाता है, द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, एन इनडिफरेंस कर्व विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन। इनडिफरेंस कर्व शिफ्ट होगा कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से, इनकम चेंज होने की वजह से, इनकम और प्राइसेस दोनों चेंज होने की वजह से, या मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होने में। तो इनडिफरेंस कर्व आपका शिफ्ट करता है जब इनकम या प्राइसेस में चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल अकर्स व्हेन द कंज्यूमर्स बजट लाइन कांस्टेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी कंज्यूमर है वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचता है। ऑप्टिमम लेवल पहुंचने का मतलब क्या है कि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर कब पहुंचता है, मैक्सिमम या फिर आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कब पहुंचता है, तो जब वो टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व से जब बजट लाइन टच होती है तो उस टाइम पर ऑप्टिमल कंज्यूमर बंडल होता है, कंजम्पशन बंडल होता है। क्वेश्चन में 79 है, इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज एज्यूमिंग प्राइजेज आर कांस्टेंट द ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल विल बी। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है और प्राइजेस कांस्टेंट है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है उसके प्राइजेस कांस्टेंट हैं, तो ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल यानी कि जो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो शिफ्ट टू राइट कंज्यूमिंग मोर ऑफ बोथ गुड्स। अब वो क्या करेगा, जब उसकी इनकम बढ़ी है, जब उसके जो अब जैसे बोलते हैं कि जब हम लोग बजट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताती है कि कंज्यूमर कितने इनकम पर कौन कौन से गुड्स को खरीद सकता है। अब जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, शिफ्ट टू राइट वर्ड हो जाएगा और दोनों गुड्स के कंजप्शन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी डिमांड कर्व्स आर डिराइव्ड बाय। कार्डिनल यूटिलिटी में डिमांड कर्व किससे डिराइव किया जाता है, तो वो MU की हेल्प से डिराइव किया जाता है। और अगर ऑर्डिनल पूछता है, ऑर्डिनल में डिमांड कर्व किससे बताई जाती है, तो इंडिफरेंस कर्व और जो बजट लाइन होती है उससे डिराइव किया जाता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।